सभी को नमस्कार। आज का ये वीडियो स्पेशली ग्रेड फर्स्ट के बच्चों के लिए है और इसमें मैं 2-3 मुद्दों पे बहुत अच्छे तरीके से बात करूंगा। एक तो वो बच्चे जिनको लगता है कि सर हम शुरुआत कैसे करें, इस वर्ष हम फेल हो चुके हैं या पिछले 3-4 साल से एफर्ट्स कर रहे हैं लेकिन सक्सेस नहीं हो रहे हैं। एक वो बच्चे जो 1 या 2 नंबर पास से जाके बड़े कम मार्जिन से हार जाते हैं। एक वो बच्चे जिनको लगता है कि सर वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। पूरी किताबों की लिस्ट और एक समग्र रणनीति आज के इस वीडियो में आगामी स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए बताने जा रहा हूं। उससे पहले एक सनसनीखेज न्यूज जो आज दैनिक भास्कर अखबार में छपी थी, जिसको हम सब ने वायरल किया और बच्चों ने मान लिया कि फर्स्ट पेपर में 40% की बाध्यता हट जाएगी और एग्रीगेट जो है वो जोड़ के मेरिट बनेगी। ये न्यूज वास्तव में फेक थी, यानी ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है आरपीसी की ओर से। आरपीसी के जो अध्यक्ष हैं फिलहाल केसरी सिंह जी राठौड़, उन्होंने ट्वीट किया है कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है और कल संभवतः अखबार जो है वो इसके लिए माफी भी मांग लेगा। तो फिलहाल ये चर्चा में जरूर है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए दिमाग में नहीं लाएं। और मैं इसलिए भी इसका वैसे भी इसकी कोई ज्यादा उपयोगिता नहीं है क्योंकि यदि ऐसा हटता है तो राजस्थान से ज्यादा बाहर के बच्चों को फायदा होगा, क्योंकि सब्जेक्ट उनका बहुत स्ट्रांग होता है और वो सब्जेक्ट में आप लोगों को बढ़िया तरीके से पछाड़ देंगे। स्पेशली बिहार यूपी के बच्चे सब्जेक्ट में बहुत मेहनत करते हैं। तो बेटर ये है कि फर्स्ट पेपर को लेकर यदि अपन को सुझाव दें तो वो ये दें कि 75% की जगह 100% होने चाहिए और वहां प्रश्नों का वेटेज, जैसे पहले साइकोलॉजी का वेटेज था, मेरे दृष्टिकोण से नहीं करा, या आपके दृष्टिकोण से भी सही है, साइकोलॉजी का वेटेज बढ़ाया जाए प्लस राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाया जाए। यानी जो ग्रेड सेकंड में जो एग्जाम पैटर्न है वो ग्रेड फर्स्ट में लागू किया जाए, ताकि आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट बनाना है। आपको कोई मैथ थोड़ी सिखानी है बच्चों को, आपको इंग्लिश थोड़ी सिखानी है, वो सब्जेक्ट पढ़ाएगा। तो बेटर ये है ना कि किशोर अवस्था बच्चे के साइकोलॉजिकल बिहेवियर, राजस्थान का जीके, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान की पॉलिटी, इनका बच्चे को एक्सपर्ट बनाओ प्लस अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बनाओ, ना कि आपको मैथ थोड़ी पढ़ाएगा जाके वहां के। तो ये थोड़ा सा इसका विरोध किया जाना चाहिए। तो ये तो मेरी बात थी इस मुद्दे को लेकर। अब मैं जो महत्वपूर्ण जो अपना आज का वीडियो है वो स्पेशली ये याद रखना फेक है भी, और ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं। प्रस्ताव होगा, आरपीएससी क्या करेगी, अभी तो बहुत सारी चीजें होंगी। तो इसलिए आप जो वर्तमान पैटर्न चल रहा है उसी के अनुसार प्रिपरेशन जारी रखेंगे। नंबर 2, दूसरी जो मुद्दा जिसमें मैं महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं, आप में से कई बच्चों के पिछले 10 से 15 दिन में बहुत सारे मैसेज, ग्रेड फर्स्ट के रिजल्ट आ चुके हैं और लगभग रिजल्ट हमने देखे हैं कि 40% वाले लगभग बच्चे स्कूल व्याख्याता बनने जा रहे हैं। एग्रीकल्चर, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स में 40% वाले बच्चे लगभग मिले नहीं है, मतलब इनकी सीटें अगली वैकेंसी में बढ़ के आएंगी। स्कूल व्याख्याता में जो भी फिलहाल कार्यरत थे, जिनकी डीपीसी का विवाद चल रहा था, वो समाधान हो गया। मतलब एक बड़ी सारी संख्या स्कूल व्याख्याता के पदों की खाली हो जाएगी। तो 2027 में दिसंबर के बाद, यानी हो सकता है बजट में आ जाए, कभी भी आ जाए। कई बच्चे कहेंगे सर कब वैकेंसी आएगी, कब एग्जाम होगी। मैं मानता हूं कि बजट में भी इसकी घोषणा होती है, पहले आ जाती है जब भी है। तो आप ये मान के चलिए कि इसी समय सितंबर, अगस्त सितंबर में स्कूल व्याख्याता की प्रक्रिया लगभग जो है वो समाप्त हो जाएगी, मतलब लगभग कंप्लीट हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि अपन ये मान के चलें कि अगस्त सितंबर, ठीक है, 2027 में स्कूल व्याख्याता भर्ती प्रक्रिया लगभग पूरी होने के चांसेस है और सब विषयों में एक अच्छे पद आपके सामने आएंगे। तो इसको लेकर दिमाग में इतना भी कंफ्यूजन मत रखना। मैंने पहले भी बोला है, भर्ती 100% आएगी और 2028 में भी एक भर्ती आएगी। दो भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। लगभग ये आरपीसी के आज के इस ट्वीट से ऐसा लग रहा है कि लगभग यही प्रक्रिया जो है वो जारी रहेगी, बस आपको थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत करनी है। नंबर 2, उन बच्चों की बात कि सर बहुत कम मार्जिन से रह गए और ऐसा लगता है स्कूल व्याख्याता को छोड़ देना चाहिए। मेरा ये मानना है कि यदि कोई बच्चा किसी भर्ती परीक्षा को 2 या 3 साल देता है और वो 1, 2 या 3 प्रश्नों के मार्जिन से रहता है तो उसे नहीं छोड़ना चाहिए, कदापि नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वहां सफलता की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, बजाय कि आप किसी नई चीज को चुने। तो मेरी आपको पर्सनल राय है कि आप यदि 2 या 3% की वजह से रहे हैं, बहुत बड़ा अंतर है, मान लीजिए 10% आप पीछे हैं, विषय आपका कमजोर है, विषय में 100 से 90 से नीचे आ रहे हो, तो बेटर ये है कि आप स्विच कर जाओ, किसी ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड की ओर चले जाओ। लेकिन 2 या 4% की वजह से रह रहे हो तो मेरी राय यह है कि ग्रेड फर्स्ट को ही आपको जारी रखना चाहिए। इसको लेकर किसी से कोई राय या सलाह मशवरा मत लेना। कोशिश करो कि अपनी कमजोरियों पे वर्क करो। ठीक है, जितने यूट्यूब पे वीडियो देखोगे हर व्यक्ति अलग अलग बताएगा, सबकी स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करनी होती है, अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाओ।
उस पे मेहनत करो। अपनी कमियों पर जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक याद रखना चाहिए किसी भी कंपटीशन को चुन लेना। और मैं ये मानता हूं ये बहुत मूर्खता भरी होती है कि आज मैं ग्रेड फर्स्ट कर रहा हूं, कल ग्रेड सेकंड कर रहा हूं, कल ग्रेड थर्ड कर रहा हूं। नहीं, एक को पकड़िए, सटीक दिशा में मेहनत कीजिए, व्यक्तिगत रूप से मेहनत कीजिए। किसी और की मेहनत या किसी और की गाइडेंस से बेटर है खुद की गाइडेंस में ज्यादा करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये उन बच्चों के लिए जो मार्जिन से रहें और जिनको लगता है कि हमें दिशा चेंज कर लेनी चाहिए, मुझे लगता है कि नहीं करनी चाहिए। आपका बड़ा मार्जिन है तो आप करिए, क्योंकि 3 साल या 4 साल यदि आपने दिए हैं तो निश्चित रूप से आपको करना चाहिए। चौथी बात, सर बहुत दुख होता है, बड़ा दर्द होता है, इतना पास जाके सब कुछ छोड़ दिया हमने, इतना त्याग किया, वो किया। आपने कुछ भी किया होगा, यदि आपका रिजल्ट नहीं है तो आपकी बात को कोई नहीं सुनेगा। ना किसी के सामने सफाई देना कि मैंने इतनी मेहनत की, मैं 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गए। फेल हो मतलब फेल हो, असफल हो मतलब असफल हो। बेटर ये है ना घर वालों को सफाई देना। कोशिश ये करो कि किसी के सामने अपने आप को दयनीय बनाकर सहानुभूति अर्जित करने की कोशिश मत करना कि मैंने बहुत मेहनत की है, क्योंकि आपकी उस मेहनत का कोई मायने नहीं रहा है। वो मेहनत आपको पता आपने की है, दोबारा से आपको करनी है। रीस्टार्ट करना ही जीवन में आगे बढ़ने का तरीका है। तो ना तो मेरी सहानुभूति लेना, ना किसी और की सहानुभूति लेना। सबसे बेहतरीन तरीका है दोबारा से मजबूती के साथ खड़े हो जाना। मैंने ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जो बच्चे 1 या 2 या 3 नंबर से रहे हैं, वो अगली भर्तियों में टॉप रैंक के साथ है। ईश्वर की कुछ योजनाएं बड़ी खूबसूरत होती हैं। मैंने पहले भी कहा है, मेरे साथ कुछ डिसीजन ऐसे थे जब मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वहां सबसे बेहतरीन मैसेज छुपा हुआ था। तो इसलिए इस बात का तनाव नहीं लेंगे, कोई बात नहीं है, समझता हूं दर्द बड़ा होता है। आप बड़ी मेहनत करते हैं, फिर नजदीक जाके हार जाना, इस दर्द को खुद के अलावा कोई नहीं समझ सकता। लेकिन उस दर्द में डूबे रहना और उसी के बारे में सोचना, मतलब अपने आप को और पीछे ले जाना है। तो रियल एनालिसिस करें, अपनी कमियों पे काम करें और आगे बढ़ जाएं। आज का ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो सच में ग्रेड फर्स्ट टीचर बनना चाहते हैं, जिनका क्लियर टारगेट है कि सर हमें इसके अलावा और सोचना ही नहीं है। उन सब बच्चों के लिए कैसे शुरुआत करें, किन किन चीजों को फॉलो करना है। मेरी स्ट्रेटेजी हमेशा मेरी खुद की होती है, ये मेरे एक्सपीरियंस बेस होती है, बच्चों कि इंटरव्यू बेस होती है। असफल और सफल दोनों बच्चों की राय लेके और फिर मैं एनालिसिस करता हूं कि बेटर क्या है। पूरा मूल्यांकन करता हूं, जितने भी आपके ग्रेड फर्स्ट के पेपर हुए सबका मैंने मूल्यांकन करके और फिर ये मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। मेरे अनुसार यदि कोई बच्चा ईमानदारी से फॉलो करता है, उसके बाद कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। बाकी तो खैर जितने मुंह उतनी बातें हैं। आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या करते हो, अपने साथ कैसे खड़े होते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। पहला, यदि कोई बच्चा जिसको लगता है कि सर मुझे इसको लेकर करना है और बहुत अच्छे से करना है, तो मैं उनके लिए स्ट्रेटजी बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप फर्स्ट बार कर रहे हैं, चाहे थर्ड बार कर रहे हैं, चाहे 5वीं बार कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रॉब्लम यह है कि फर्स्ट बार चांस ज्यादा होते हैं सक्सेस के, चौथी या 5वीं बार इसलिए डर हो जाता है क्योंकि कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है। इस स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में मेरे पास 6 बच्चों के ऐसे मैसेज हैं जो जस्ट पिछली स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में भी ज्वाइनिंग नहीं मिली, उसमें भी सिलेक्शन हो गया और इसमें भी हो गया। मैंने पूछा कैसे हुआ, बोले सर इस बार तो तैयारी नहीं की, ऐसे देने गए थे, लेकिन डर नहीं था, कॉन्फिडेंस अच्छा था, इसलिए उनका इसमें भी हो गया। सबसे बड़ी कमजोरी है आत्मविश्वास का हार जाना, डर, असुरक्षा का भाव पैदा हो जाना कि मैं नहीं कर पाया 40% तो हो जाऊंगा। और बहुत सारे बच्चे आप में से इसलिए हार जाते हैं। मैं चाहता हूं इस डर को खत्म करो, वर्ष से वर्ष सिचुएशन लेके चलो कि क्या बुरा से बुरा क्या। पहली चीज, जो फर्स्ट बार कर रहे हैं चाहे लास्ट बार कर रहे हैं, पहला काम जो हर बच्चे को करना है, मैपिंग। ये वर्ड समझ लो, इस वर्ड को। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, आपको मैपिंग करनी आनी चाहिए। मैपिंग का मतलब है वो विषय का स्वरूप क्या है, फर्स्ट पेपर क्या है, फर्स्ट पेपर में कितने पार्ट हैं, किस पार्ट को कितना टाइम देना है, उस पार्ट की बेहतरीन किताबें क्या हो सकती हैं। मेरे पास 1 साल का टाइम है, इस 1 साल को मैक्सिमम मुझे यूज कैसे करना है। और प्रोडक्टिव जीवन शैली, प्रोडक्टिव जीवन शैली का मतलब जैसे मैंने पहले कहा है, एक रूटीन तय करो, उस रूटीन से अपने आप को बांध दिए कि मुझे सुबह 6 घंटे निकालने हैं, शाम को 2 घंटे प्रैक्टिस करनी है, इतने घंटे रिवीजन करना है और ये टेस्ट रिज्वाइन करनी है। तो पूरी मैपिंग होनी चाहिए, पूरी 1 साल की मैपिंग बनाइए। मैपिंग नहीं बनाते हैं तो वो चीज है कि बिना लोकेशन के तुम कहीं जा रहे हो तो भटकाव होगा, टाइम लगेगा, असफलताएं मिलेंगी और थक जाओगे। नंबर 2, लास्ट पेपर। लास्ट पेपर मतलब इस स्कूल व्याख्याता का पेपर आपके टेबल पे 100% होना चाहिए। और होना नहीं चाहिए, उसका रियल एनालिसिस करो कि यदि आपसे कौन सी गलतियां हुई और इस पेपर के अकॉर्डिंग मैं एग्जाम देता हूं तो मेरा 40 का स्कोर था, इस बार मुझे 70 पे कैसे पहुंचना है।
एक एक चीज पे, एक एक पॉइंट पे काम करो बेटा। मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा, जब तक प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे, जब तक ईमानदारी वाला एनालिसिस नहीं करोगे, कोई काम नहीं चलेगा। नंबर 3, स्वयं का मूल्यांकन। स्वयं का मूल्यांकन वो नहीं जो आप दूसरों के सामने बताते हो मैंने बहुत मेहनत की, काश ये हो जाता, वो हो जाता। काश का कोई स्थान नहीं है जिंदगी में, काश का कोई स्थान नहीं है जिंदगी में। जो फेल है वो फेल है, सफल है वो सफल है। बेटर ये है कि उसको स्वीकार कीजिए और आगे बढ़िए। स्वयं का मूल्यांकन ऐसा कीजिए ईमानदारी वाला, सच में मेरा ये पार्ट कमजोर था, मैंने ये सिली मिस्टेक की है, मुझे ये पार्ट आया ही नहीं, इस पार्ट पे मैं ध्यान नहीं दे पाया और शायद इस वजह से मैं इस पेपर को मैनेज नहीं कर पाया। पेपर में ये मैंने गलतियां की हैं। सब गलतियों की एक चार्ट लिस्ट बनाओ और कोशिश करो कि आने वाले 3 महीने में वो सब गलतियां दूर हो जानी चाहिए। मतलब कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। टेस्ट सीरीज का मतलब ये नहीं होता कि आजकल जो एआई आधारित टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, मेरे पास बहुत ऑफर आ रहे हैं कि पूरी टेस्ट सीरीज आपकी मैनेज कर देंगे। मैंने कहा नहीं, साइकोलॉजी के पर्सन मैं खुद बनाता हूँ, इंडियन हिस्ट्री के पर्सन खुद बनाता हूँ, ठीक है, मैनेजमेंट के पर्सन खुद बनाता हूँ। मैं किसी पे बिलीव ही नहीं कर सकता, हमारा एक एक टीचर एक्सपर्ट होता है। एआई से आप यदि पर्सन पेपर बनाने लग गए, वो क्या मूल्यांकन करेंगे? बड़ी कोचिंगों के हालात यही है, पूरा एआई आधारित पेपर, एक व्यक्ति ने फर्म ले ली और वो पूरे टेस्ट बना रहा है। तो प्लीज छोटी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, एक्सपर्ट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना जो टीचर खुद टेस्ट बनाता हो, अन्यथा वो टेस्ट का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो टेक्स्ट बुक बेस बनाएगा, उसे पता है, और पेपर पूरा टेक्स्ट बुक बेस आता है। थोड़ा सा यहाँ पे मूल्यांकन और जो चुनाव करो ना वो थोड़ा अच्छा करना, इसलिए मैंने कहा सिलेक्शन, चयन जो है आपका वो बहुत जरूरी है, सही चयन। तो यहां रियल एनालिसिस करोगे 3 महीने जम के काम करोगे अपनी कमियों पे, एक एक कमी दूर हो जानी चाहिए। मेरा यदि आपको, मेरे को कहीं भी थोड़ा भी इतना परसेंट भी मानते हो तो, क्योंकि मैं जो बताता हूं ये किसी कॉपी नहीं होती, याद रखना ना। कोई ऐसी किताब बताऊंगा जो किसी से मोट बोल दिया मेरे को, नहीं, जो रियल में किताब सही होगी वही बताऊंगा, बाकी कोई किताब सजेस्ट नहीं करूंगा। पाठ्यक्रम का विभाजन करना है, ये सब बच्चों को करना है। पाठ्यक्रम, पूरा पाठ्यक्रम, फर्स्ट पेपर, सब्जेक्ट, दोनों का विभाजन कर लीजिए, ढंग से कर लीजिए कि इस पार्ट में मुझे यहां यहां बहुत ज्यादा फोकस करना है, इस पार्ट में मुझे इतना टाइम लगेगा, इतना नहीं लगेगा। पूरा पाठ्यक्रम को आपको डिवाइड करना है। और लास्ट काम करना है, प्रोसेस पे ध्यान देना है। परिणाम के बारे में मत सोचना, प्रोसेस का मतलब यही है। क्या करना है प्रोसेस में? एक तो रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट थीम है, एक प्रैक्टिस, और तीसरा शॉर्ट नोट्स। ये 3 चीजें प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कोई आपको बताए नहीं बताए, कई बच्चे मुझसे पूछते हैं सर ऑनलाइन कोचिंग लें ऑफलाइन लें, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ग्रेड फर्स्ट एक ऐसा एग्जाम है जहां सेल्फ स्टडी की जरूरत होती है। आपने देखा होगा कि आपसे पेपर में ऐसी गलतियां हुई हैं कि कला संस्कृति का एकदम इजी पर्सन गलत हो गया जो नोट्स में था, जबकि जो हार्ड पर्सन था वो सही हो गया, और सिर्फ 1% की वजह से आप रह गए। सिली मिस्टेक ज्यादा हुई हैं, क्यों होती हैं? क्योंकि रिवीजन नहीं कर पाते हैं। कम पढ़िए, गहराई से पढ़िए, बार बार पढ़िए। प्रोसेस का इंपॉर्टेंट पार्ट है रिवीजन। मतलब जो भी आप पढ़ो, चाहे किसी भी पार्ट के आप इतने से नोट्स लेना, लेकिन वो दिमाग में छप जाने चाहिए, उसमें से कोई भी चीज आ जाए ऐसा नहीं हो। इतनी मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। रिवीजन। नंबर 2, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब आप कोई भी अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, पीवाईक्यू बेस, पूरा पीवाईक्यू एनालिसिस करें, टेस्ट सीरीज के माध्यम से अभ्यास करें, कमियों का पता लगेगा और कमियों को हर वीक में दूर करें। हर वीक आपका माइक्रो एनालिसिस होना चाहिए, हर वीक माइक्रो एनालिसिस, ठीक है। और तीसरा शॉर्ट नोट्स, कोशिश करें, 1 साल का टाइम है, हर पार्ट के अपनी भाषा में शॉर्ट नोट्स तैयार करें, चाहे वो पीवाईक्यू बेस बनाएं चाहे बुक्स में बना लें, लेकिन शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है। ये प्रोसेस के 3 पार्ट हैं, रिवीजन, प्रैक्टिस और शॉर्ट नोट्स। प्रैक्टिस कैसे करनी है? रियल टेस्ट से ज्वाइन करना, जहां टीचर टेक्स्ट बुक आधारित प्रश्न बनाते हैं, अन्यथा मत ज्वाइन करना, कोई मतलब नहीं है, नॉनसेंस है। और बड़ी कोचिंग के टेस्ट सीरीज मत ज्वाइन करना, ये मेरी पर्सनल राय है, क्योंकि वहां सब कंटेंट राइटर या एआई बेस्ड पर्सन बनते हैं। कोई एक एक जो टीचर एक्सपर्ट है केवल उसी का, और कोर्स भी लो ना किसी का, कभी किसी कोचिंग का पूरा कोर्स मत लेना, सिर्फ कोई पार्ट जो आपको समझ में नहीं आ रहा और जो एक्सपर्ट टीचर आपको बिलीव है बहुत अच्छा पढ़ाता है, केवल उसी का कोर्स लेना है। बाकी ऑनलाइन पूरा या ऑफलाइन कहीं भी पूरा कोर्स मत लेना, ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, चाहे फर्स्ट बार कर रहे हैं चाहे लास्ट बार कर रहे हैं। और शॉर्ट नोट्स बनाना, ये वो चीजें हैं जो हर बच्चे को फॉलो करनी है। और जो मेंटरशिप का प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूं उसमें भी मेरा पूरा फोकस इसी पे रहेगा, प्रकृति पथ में। तो एक तो ये चीज आपको फॉलो करनी है। नंबर 2, जो मैंने पूरा एनालिसिस किया इसको समझ लीजिएगा। मैंने सभी पेपर
पूरे के पूरे देखो, हर साल आरपीएससी का पैटर्न बदलता है। 2 साल पहले अलग था, 4 साल पहले अलग था, अब अलग है। हो सकता है आगे वाला पेपर थोड़ा अलग आ जाएगा। जो मुझे इनपुट मिला है आप पिछले आगे वाले पेपर का, वो मिला है कि आरपीएससी इस बार जो मतलब आपके क्या नाम है पेपर सेटर होंगे ना, उनको ये निर्देश भी देने जा रही है कि कुल मिला के ऐसा पेपर बनाया जाए जहां सभी प्रकार के प्रश्न हो। मतलब ऐसा नहीं है कि पॉलिटी में बना दिया, फिजिक्स में बना दिया, 40% नहीं बने। ये आरपीएससी का आने वाले टाइम में एग्जामिनर को, पेपर सेटर को निर्देश रहेगा कि ऐसा पेपर बनाया जाए जिसमें सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेश हो। ये मैं आपको बता रहा हूं और ये आगे होने वाला है, ये मान के चलिएगा। तो थोड़ा सा इसके लिए आश्वस्त रहें, ये बढ़िया सुझाव सुधार होगा। और बाकी फर्स्ट पेपर में थोड़ा सा सुधार करते हैं तो बहुत बढ़िया चीज है। ये मैंने पूरा इसका आपके जितने पेपर हुए ना ये लास्ट में, इन सब पेपरों का पूरा एनालिसिस किया। अब देखो, मैं जब एनालिसिस कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते? मेहनत आपको करनी पड़ेगी। पूरे ए और बी ग्रुप जो सभी के लिए कॉमन है, उसका पूरा एनालिसिस बताया कहां से कितने प्रश्न आ रहे हैं और उन प्रश्नों के लिए आपको क्या क्या कंटेंट पढ़ना है। एक तो शुरुआत, वो जो चीजें बताई उन सबको अपनी लाइफ का हिस्सा बना लीजिए, डिसिप्लिन बना लीजिए। फिर आप देखिए कि अपन इनकी बात करते हैं। आपका कोर पार्ट, एक तो फर्स्ट पेपर में कोर पार्ट और सब्जेक्ट में भी कोर पार्ट की पहचान करें। जैसे फर्स्ट पेपर 40% वाला रेशियो है, उसको कवर करना है। तो मुझे पता है कि ये 3 पार्ट जो है जहां से 15 प्रश्न आ रहे हैं, मतलब इनको मैं इग्नोर नहीं कर सकता। यहां पे मेरी कोशिश होनी चाहिए कि 12 या 13% मैं सही करूं। अब भारतीय इतिहास के पहले 7 आते थे, अब 5 आए हैं। अब इसके लिए क्या पढ़ें? राजस्थान इतिहास 7 और कला संस्कृति के 3। ठीक है, ये पार्ट है जो आपको लीड दिलाएगा। अब भारतीय इतिहास के लिए सर क्या पढ़ें? 5% है, 5% का यदि मार्केट में गाइडें किताब देखोगे तो पर्टिकुलर भारतीय इतिहास की 150 200 पेज की किताबें निकाली हुई हैं। नहीं पढ़ सकते, कितनी बार रिवीजन करोगे? मेरा पर्सनल सुझाव इस बार के पेपर देखने के बाद, आप इन 5 प्रश्नों के लिए एक तो एनसीईआरटी में जो ये टॉपिक हैं 11 12th में, उनके नोट्स आपके पास जो भी गाइड है उसमें एड ऑन करो। क्योंकि एनसीईआरटी के 2 प्रश्न इस बार एज इट इज पूछे हैं, ऐड कर लो। प्लस इन जो भी टॉपिक्स है, जैसे मान लो स्वतंत्रता संघर्ष वाला गांधी जी वाला टॉपिक है, स्वतंत्रता सेनानी वाला है, उग्रवाद उग्र राष्ट्रवाद है, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है, सुभाष चंद्र बोस है, पूरा का पूरा जो पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, समझोगे तो चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। मैंने पीवाईक्यू आधारित टेस्ट सीरीज चलाई थी एक, और उसमें सब पीवाईक्यू डाले, और आपने देखा होगा उसमें सब में 2-2% जरूर आ गए, 5 में से 2। 1% में कोई 2 ऑप्शन मिल गए, कोई नहीं मिले, मतलब सिर्फ पीवाईक्यू से 2 या 3% आ गए। और हो सकता है आप कंटेंट पूरा पढ़ के गए हो फिर भी नहीं आए हो, याद नहीं हो। तो इसमें पीवाईक्यू जरूर पढ़ने चाहिए, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री में पीवाईक्यू रिपीट होते हैं। पीवाईक्यू पढ़ लो, एनसीईआरटी 11 12th ऐड कर लो। अब आपके पास जो पिछली बार किताब थी उसी में ये चीजें पढ़िए, किताब को चेंज मत करो, कंटेंट को चेंज मत करो। अब मान लो कोई बच्चा कहता है सर और कोई किताब हो सकती है, एक तो पप्पू सिंह प्रजापत की आती है, लेकिन बहुत सारा कंटेंट है, आपको ये भी देखना पड़ेगा। किताब अच्छी है नो डाउट, लेकिन आप उसको पूरा याद नहीं कर पाएंगे। तो उसमें जो मेन मेन चीजें मैंने कहा ये जरूर ऐड कर लो। गणपत सिंह सर के नोट्स यदि आपके पास है तो वो भी देख सकते हैं, पवन जी की किताब आती है वो भी देख सकते हैं, आपको जो बेटर लगे वो देख सकते हैं। सबकी किताबों का कंटेंट लगभग सेम होता है, चीजें तो वही हैं। अब इतिहास में ऐसा तो नहीं है कि नई चीजें ऐड ऑन कर देंगे, कोई ज्यादा मोटी बना दी, किसी ने पतली बना दी, मीडियम बना दी। मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी 11 12th, पीवाईक्यू पढ़ लो। ठीक है, चाहे वो मेरे वाले या किसी के भी, यदि आप इतना भी कर लेते हो तो ये पार्ट आपको धोखा नहीं देगा, कम से कम 3 या 4% आपके सही हो जाएंगे। ये आर्य कंपटीशन की किताब आती है, उसमें से ये टॉपिक्स देख लो, एनसीईआरटी ऐड कर लो और पीवाईक्यू देख लो। इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है, इसके बाद कोई संभावना नहीं बनेगी इसमें से गलत होने की। राजस्थान इतिहास कला संस्कृति, वही जो सेम किताब आपने पिछली बार पढ़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितनी मोटी किताबें ले लेना, कुछ भी ले लेना, लास्ट में चीजें वही आती हैं। बहुत कुछ पढ़ने के बाद भी 2% तो गलत हो जाते हैं। तो बेटर ये है कि मैं कम से कम 10 प्रश्नों का कंटेंट इतनी बार रिवाइज कर लूं, शॉर्ट नोट्स बना लूं। ठीक है, देखूं कि कौन से टॉपिक ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, कैसा पैटर्न है। ठीक है, वो पूरा का पूरा मिलान करने के बाद इसके शॉर्ट नोट्स भी बनाइए, और जो किताब आपके पास थी वही पढ़िए। केवल इतना ऐड ऑन करना है, राजस्थान अध्ययन की जो भी किताबें हैं, कोई भी, मार्केट में खूब सारी इसकी पीवाई की वजह से हमने उन्हीं से निकाली है, संजीवनी नाम से, और पूरा राजस्थान बोर्ड को कवर किया है। तो ऐसी कोई भी बुकलेट आपके पास हो, उस बुकलेट में ये जो टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग, उनके जो राजस्थान बोर्ड वाले हैं वो एड ऑन करके इस पार्ट को पढ़ लीजिए। और जो भी गाइड है, चाहे वो किसी पीएसबी की हो, चाहे सिखवाल की हो, चाहे धिंदवाल की हो, चाहे पेनोरमा की हो, पेनोरमा तो सबसे बढ़िया मैं किताब मानता हूं गाइड के रूप में, क्योंकि उससे बाहर कुछ आता ही नहीं।
आप पेनोरमा पढ़ते नहीं हो अलग चीज है, बाकी पेनोरमा बढ़िया किताब है गाइड के रूप में देखो तो। बाकी हुकुमचंद जैन की जो हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब वो भी देख सकते हो। और जिन बच्चों को लगता है सर इसमें रिस्क नहीं लेंगे, तो सबसे बढ़िया बता दूं जहां से प्रश्न बनाए जाते हैं, शर्मा व्यास की जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में किताब चलती है राजस्थान इतिहास की, वो देख लो, वहां से प्रश्न आ जाएंगे। वहां पर्सन एज इट इज वहीं से बनाए जाते हैं, टेक्स्ट बुक जो अपनी यूनिवर्सिटी लेवल पे चलती है। फिर आता है भारतीय, ये तो कोर पार्ट है, सब बच्चों को पढ़ना चाहिए। आप किसी पृष्ठभूमि को, भारतीय राज्य व्यवस्था 5 प्रश्न आते हैं, लेकिन 5 प्रश्न ऐसे आते हैं कि आप सब कुछ पढ़ लो तो भी गारंटी नहीं है। मैं यहां सजेशन दूंगा कि आप 100% सिलेबस के चक्कर में मत पढ़ना, ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। कोई कहेगा नहीं 100% पढ़ो, पूरा पढ़ो, मैं कहूंगा नहीं, पूरा नहीं पढ़ा जा सकता, ना पूरा रिवाइज किया जा सकता है। पॉलिटिक को पूरा भी पढ़ लोगे तो भी गारंटी नहीं है कि 2% सही हो जाए। तो बेटर ये है कि इसमें 3 प्रश्नों का कंटेंट पढ़ लो, 3 प्रश्नों पे फोकस करो। कौन से? 1935 का अधिनियम, लगातार प्रश्न आएगा, और उसमें यदि ढंग का कंटेंट पढ़ लिया तो प्रश्न बाहर नहीं आएगा। प्लस राष्ट्र जितने भी आयोग दे रखे हैं लास्ट में, और पंचायती राज, ये 3 टॉपिक ढंग से पढ़ लो। बाकी चाहे आप छोड़ दो, 2% भी आपके सही हो गए पॉलिटी में फायदे में। आपको लगता है कि सरसरी तौर पे पूरा देख लें तो सरसरी तौर पे पूरा देख लो। अब किताब सर इसके लिए क्या पढ़ें, तो मेरे अकॉर्डिंग तो बेस्ट ये लक्ष्मीकांत पढ़ लो, क्योंकि जितनी भी गाइडें आती हैं वो इन्हीं से कॉपी होती हैं। तो लक्ष्मीकांत से टॉपिक कवर कर सकते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के, फिर भी गारंटी नहीं है। थोड़े से पीवाई क्यू एनालिसिस करना, जो मैंने 3-4 टॉपिक बताए जिसे मुझे पता है कि यहां से प्रश्न गलत होने के चांसेस नहीं है, तो उन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लो। बाकी को सरसरी तौर पर या पीवाई क्यू बेस्ट देख सकते हैं, लेकिन फिर भी पॉलिटी में संभावना रहेगी कि पूरे प्रश्न सही नहीं हो सकते। ठीक है, कोर्स वोर्स की कोई जरूरत नहीं। करंट का पार्ट है, ये दोनों पार्ट में से मानता हूं कि कोर पार्ट इसलिए नहीं मानता क्योंकि यहां रिस्क है, सब कुछ पढ़ने के बाद भी गलत होते हैं। करंट का कोई भरोसा नहीं है, करंट अभी फिलहाल पढ़ना भी नहीं है। 10% राजस्थान, 5 भारत के 5 आते हैं, और 2% स्पोर्ट्स के आते हैं फिक्सेस में। ठीक है, योजनाओं पे 2 प्रश्न आते हैं, लेकिन वो ऐसे प्रश्न आते हैं जिन बहुत बच्चे ने डीपली पढ़ा है। और लगभग ये मान के चलिए कि अगस्त में एग्जाम होता है, तो वो 2 महीने पहले का 3 महीने का करंट आता है, तो ये उस समय पढ़ा जाएगा। अभी केवल आप ये कर सकते हैं, क्रोनोलॉजी पढ़ लें। पीआईबी बेस आता है तो पीआईबी की साइड देख सकते हैं, लेकिन आपसे देखी नहीं जाएगी, इतना टाइम नहीं होगा। जैसे मैंने लास्ट में आपको एक नोट्स भेजे थे, उसमें से 3-4 प्रश्न आ गए थे, तो ऐसा कोई नोट्स मिल जाए तो बेटर है पीआईबी के। और राजस्थान के अखबार, इन्हीं से प्रश्न बनते हैं, तो आप साथ तैयार कर सकते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन यदि ग्रेड फर्स्ट ही टारगेट है तो फिर अभी इस पार्ट को छोड़ दीजिएगा। बाकी और भर्तियां तैयार हैं तो अभी से पढ़ना स्टार्ट करें। बाकी क्रोनोलॉजी मंथली मैगजीन पढ़ते रहें, और बाकी उस समय देखिएगा। तो अभी इस पार्ट को आप इग्नोर कर सकते हैं, अभी आपको नहीं देखना है। लेकिन ये पार्ट गारंटी नहीं है कि आपके इसमें से प्रश्न सही हो जाएंगे। डीपली पढ़ा जाएगा और प्रश्नों का लेवल बहुत अच्छा आता है, फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन इसमें भी सिलेक्टेड टॉपिक। ये आगे से अपन एक लास्ट में वीडियो बनाएंगे, उसमें चर्चा करेंगे। जनरल साइंस, जनरल साइंस में मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की, उन्होंने कहा सर मेरे पास कोचिंग के नोट्स थे, मेरे पास ये किताबें थी, एक भी प्रश्न नहीं आया। जनरल साइंस के प्रश्न ऐसे पूछे गए, केमिस्ट्री का एक ऑप्शन है, फिजिक्स का एक ऑप्शन है, मतलब नीट आईआईटी की जो बच्चों ने, नीट वाले बच्चे जो उनके भी प्रश्न, साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चों के प्रश्न सही नहीं हुए। तो आप आर्ट्स का बच्चा इसमें मेहनत करता है और 250 पेज रटता है, फिर भी प्रश्न सही नहीं होते तो कोई मतलब नहीं है। तो मतलब ये पार्ट धोखेबाज वाला है, स्पेशली आर्ट्स वाले बच्चों के लिए। साइंस वालों के सही नहीं हो रहे, तो इसके लिए देखो अलग अलग चीजें हैं। वैसे तो 9th और 10th की एनसीईआरटी की जो बुक है वो सबसे बेस्ट तरीका है, उसमें से टॉपिक तैयार कर लो। दूसरा, इसमें एक हेमराज सर की किताब आती है, क्योंकि उसमें से पिछली बार 3 प्रश्न आ गए थे, 2 प्रश्न क्लियर थे, 1 प्रश्न के ऑप्शन अलग अलग जगह थे। या इसमें स्माइल पब्लिकेशन की गाइड आती है, वो भी ठीक आती है साइंस पे, तो देख सकते हैं। बाकी मैं कहूंगा कि आप इग्नोर भी कर सकते हैं, इसमें जो 2 या 3 टॉपिक बेसिक टॉपिक हैं वो पढ़ लें। बाकी आप ये नहीं कह सकते कि मैं पढ़ भी लूंगा तो प्रश्न सही हो जाएंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां इतना ध्यान मत देना जितना और पार्ट पे आपको ध्यान देना है। ये मेरा व्यक्तिगत है, आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। फिर आता है इंग्लिश वाला पार्ट, देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। मैं कहूंगा कि आपसे जनरल साइंस मत पढ़ना, लेकिन इंग्लिश जरूर पढ़ना, क्योंकि इससे बढ़िया कुछ नहीं। आप इंग्लिश ग्रामर में मेहनत कर सकते हैं, और ये आपको 3 प्रश्न आराम से सही करवा देगा। बीके रस्तोगी से बढ़िया कोई किताब नहीं है। या आपको लगता है नहीं समझ में आता, कोई भी ऑनलाइन कोर्स ले लो, चाहे वो हमारे प्लेटफॉर्म पे लो या किसी और प्लेटफॉर्म पे जो बढ़िया पढ़ाता हो टीचर, ये बढ़िया रहेगा। क्योंकि मेरे अनुसार इसको छोड़ना नहीं चाहिए। यहां कम मेहनत में भी कम से कम 3 प्रश्न सही हो सकते हैं। किताब बीके रस्तोगी सबसे बढ़िया किताब है, या और कोई ग्रामर की हो तो वो भी देख सकते हैं। हिंदी व्याकरण, रचना प्रबोध वाली राजस्थान बोर्ड की किताब है, उसके अलावा कुछ मत देखना, क्योंकि 5 प्रश्न आएंगे। व्याकरण लगभग आप लोग पढ़ रहे हैं, इस पे पूरा इन दोनों पार्ट पे फोकस करना है, मतलब ये आपको लीड दिला सकता है। और यहां मेहनत करोगे तो वो काम भी आएगी। जैसे जनरल साइंस और करंट की कोई गारंटी नहीं, लेकिन यहां गारंटी है लगभग।
तो यहाँ पढ़ना, या फिर राघव प्रकाश की अमैया सर वाली व्याकरण भी देख सकते हैं, लेकिन बहुत डिटेल्ड है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना। कि राजस्थान बोर्ड वाली जो बुक है वो जरूर देखना है। राजस्थान भूगोल के आपके फर्स्ट पेपर में 10 प्रश्न आते हैं। मैं केवल इसके लिए एक किताब सजेस्ट कर रहा हूं और पूरे 100% विश्वास के साथ कर रहा हूं। विजय सिहाग जो पहले स्प्रिंग बोर्ड में थे, आजकल वो अलग हो गए, लेकिन उनकी किताब आती है हैंड रिटन नोट्स की। इससे बढ़िया कोई किताब नहीं है, क्योंकि मैंने बच्चों से बात की, उन्होंने कहा सर इससे बाहर कुछ नहीं आया, अपडेट है, ये पढ़ लीजिएगा। या मान लीजिए आपके पास धिंदवाल या किसी गाइड हो तो वो देख सकते हैं, लेकिन मैं विजय सिहाग के साथ खड़ा हूं। मैं पर्सनली कभी इनसे मिला नहीं हूं, मेरी फोन पे भी बातचीत नहीं हुई, लेकिन बच्चों से इनकी प्रशंसा सुनी है, इसलिए मैं कहूंगा राजस्थान भूगोल ये कोर पार्ट है, क्योंकि कोई भी बच्चा इसको पढ़ सकता है और यहां आपके 10 में से 9 प्रश्न आराम से लीड ले सकते हो। तो ये कोर पार्ट है, इसको छोड़ना मत। विजय सिहाग या जिस कोचिंग से आपने कोचिंग की, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है, उसके नोट्स ऐड ऑन कर लेना, राजस्थान बोर्ड वाली किताबों की चीजें कर लेना। लेकिन ये पढ़ लेते तो इसमें सब चीजें शामिल है, ये मुझे सबसे बेस्ट लगता है। अब हरिमोहन सेक्शन है, पूरी किताब पढ़ नहीं पाओगे, 300 पेज कहां से पढ़ोगे, क्या क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है। तो इससे बेटर ये कि जो अपडेट राजस्थान ज्योग्राफी किताब आए, तो इनके अपडेट किताब आ जाए तो इसको देख लीजिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान के लिए क्या पढ़ें? शिक्षा मनोविज्ञान के 4 प्रश्न आ रहे हैं। इसकी किताब आप मेरी देख सकते हैं, मेरे से कोई बढ़िया लगे वो देख सकते हैं। मेरी वाली जो नई किताब आएगी वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि इस बार मैं बहुत शॉर्ट निकाल रहा हूं उसको। केवल वही टॉपिक जहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं वही टॉपिक डालूंगा, एक भी लाइन एक्स्ट्रा नहीं डालूंगा। प्लस आईसीटी पेडागोजी 10 नंबर का पार्ट सब्जेक्ट में आता है, और साइकोलॉजी दोनों मिला के निकालूंगा। तो थोड़ा सा वेट करना, सितंबर लास्ट तक ये किताब आ जाएगी, ये बड़ी शॉर्ट एंड स्वीट आएगी। ये तय है कि प्रश्न बाहर इस बार भी नहीं आए थे, आगे भी नहीं आएंगे, ठीक है ना। लेकिन शॉर्ट निकालूंगा तो इसकी पीवाईक्यू बेस भी आएगी, आईसीटी पेडागोजी और ये साइकोलॉजी। तो आप मेरी वाली भी देख सकते हैं और कोई भी देख सकते हैं, 4 प्रश्न आपके हो जाएंगे, ये तय बात है। या इससे बढ़िया कोई लगे तो वो देख लेना। शैक्षिक प्रबंधन के 6 प्रश्न हैं। आरटी 2009 एनईपी 2020 से 3 प्रश्न आ जाएंगे। 3 प्रश्न बचे पहली और दूसरी यूनिट से, मतलब आरटी 2009 एनईपी 2020 समझ लिया, तो 3 प्रश्न तो यही हो गए, तो इन पे फोकस करना है। ये मैंने ऑनलाइन कोर्स में भी खैर डालूंगा इसमें, शिक्षा मनोविज्ञान वाले में। बाकी कोई भी किताब से पढ़ सकते हैं आप। इस पे सर कितने क्या कंटेंट पढ़ना चाहिए, मेरे अनुसार इस पे बहुत कॉमन प्रश्न पूछे गए थे इस बार भी आपने देखो, पिछली बार भी। इस पे जो कलाम पब्लिकेशन की जो एसएस यादव की 90 पेज की किताब है, मेरे अनुसार वो बढ़िया किताब है। 90 पेज से ज्यादा इस पे पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि 6 ही प्रश्न आना है। 90 पेज पढ़ लीजिए, वो पर्याप्त है। इसके अलावा मैं भी कोशिश करूंगा कि शॉर्ट एंड स्वीट और निकालने का, लेकिन मैं कह नहीं सकता। आप ये किताब पढ़ सकते हैं, कलाम वाली बढ़िया किताब है। दूसरे एसएस यादव वाली ठीक है, ये ठीक है ना। बाकी एनईपी 2020 आरटी 2009 में बहुत चेंजेज हुए हैं, तो इसको थोड़ा अपडेट के साथ पढ़ना, ये चीज याद रखना। तो ये थोड़ा सा बैलेंस बनाना है, किस पार्ट पे कितना फोकस करना है। गणित और रीजनिंग, ये आर्ट्स के बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल काम है। इस बार गणित के प्रश्न ऐसे आए, जो गणित के बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके भी प्रश्न सही नहीं है। आर्ट्स वाला बेचारा चाहे कहीं भी कोचिंग कर ले, कुछ भी कर ले, फिर भी नहीं होंगे। तो आप इसको ही नहीं मान सकते कि मैं इसमें मेहनत भी करूं और रिजल्ट पॉजिटिव है, नहीं। तो रीजनिंग के 2% तो हर बच्चे को फोकस करना है, क्योंकि 2% रीजनिंग के आते हैं। तो ये तो आर्ट्स वाले बच्चों को भी ध्यान देना है। अब गणित के यदि आपको लगता है कि 2 या 3 टॉपिक चूज कर लो कि मैं इसमें मेहनत कर लूंगा, तो कर लीजिए। बेटर ये रहेगा किसी टीचर के निर्देशन में इस पार्ट को पढ़िए। कोई भी ऑनलाइन कोर्स ले लो जो आपको लगता है सबसे बेस्ट है, चाहे हमारे प्लेटफॉर्म पे अवनी एजुकेशन पे लो या किसी और पे, क्योंकि हम इसके कोर्स जारी करेंगे इंग्लिश का, इसका, जनरल साइंस का, बाकी नहीं करेंगे, क्योंकि राजस्थान जीके कोई भी बच्चा पढ़ सकता है। गणित में किताबों में रामनिवास मथुरिया और यूएस शेखावत की आती हैं, आप देखना चाहें देख सकते हैं। लेकिन मैं ही कहूंगा कि इस पे आप हेल्प लेना ज्यादा बेटर रहेगा। अब आगे आने वाले टाइम में क्या पैटर्न रहेगा, बाकी गणित बहुत हार्ड आई थी इस बार, तो अपन ये नहीं कह सकते कि इस पे पूरा ध्यान भी दें और कोई कह दे नहीं गणित तो पढ़नी पड़ेगी। भाई जो आर्ट्स का बच्चा नहीं पढ़ सकता, मैं नहीं पढ़ सकता, तो मुझे बेटर है ना कि बाकी पार्ट पे ध्यान देना पड़ेगा, वहां अपनी गलतियों को पकड़ना पड़ेगा, वहां अपनी कमियों पे काम करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इस पे वर्क कीजिएगा। बाकी कंप्लीट मत छोड़ना, कम से कम ये कोशिश करो कि 3 या 4% का कंटेंट अपन तैयार कर ले। 10 के चक्कर में मत पड़ना, ना तो 10 आप कर सकते हो, ना आपको इतना टाइम मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट पेपर में टाइम मैनेजमेंट का बड़ा रोल है। तो ये टोटल एनालिसिस है फर्स्ट पेपर का। कोशिश ये करो कि 60% का कंटेंट बहुत शानदार तैयार कर लो, और हर वीकली उसमें कमियों पे काम करो, तो चीजें हो जाएंगी। आप ये सोचते हो कि इस बोझ बना के 40% पता नहीं क्या है, तो देखो एग्जाम देने से पहले हार जाओगे। लोग डराएंगे, कोचिंग यूट्यूबर सब डराएंगे आपको। मैं कहूंगा कॉन्फिडेंस रखना। यदि रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो, रेगुलर रिवीजन कर रहे हो, तो 100% इस 40% वाले क्राइटेरिया को पार कर जाओगे। अब मैं बात करता हूं आपकी सब्जेक्ट के ऊपर।
सब्जेक्ट का जो है आपका सब सब्जेक्ट का अलग है। सी और डी ग्रुप में साइकोलॉजी 20 प्रश्न आते हैं, सेकंड ग्रेड वाला फिजिकल एजुकेशन वाले में, वहां फर्स्ट पेपर अलग आता है क्योंकि वहां साइकोलॉजी 20 प्रश्न आएंगे, मतलब 40 नंबर की। अब मैं बात करता हूं थोड़ा सा सब्जेक्ट को लेकर। सब्जेक्ट विषय में इस बार काफी विवाद हुआ, स्पेशली 2-3 विषयों को। कई बच्चे कहेंगे सर पॉलिटी में क्या पढ़ें, तो पॉलिटी में कुछ आरपीसी कोचिंगों को टारगेट कर रही है, जो बड़े नाम है टीचर्स उनको टारगेट कर रही है। तो बेटर ये है कि जो टेक्स्ट किताबें चलती हैं या आढ़ा वाली गाइड है वो ठीक है, थोड़ा सा खुद मेहनत करनी पड़ेगी। किसी पर्टिकुलर टीचर के भरोसे तो आप नहीं रह सकते। यद्यपि हर टीचर बढ़िया ही पढ़ाता है, लेकिन थोड़ा सा टेक्स्ट किताबों पे आपको उतरना पड़ेगा, कोई भी विषय से हो आप। मैं ये चाहूंगा कि आप शुरुआत जो करें वो 11th और 12th की एनसीईआरटी से करें, ठीक है। इनको अपना बेस बनाइए। फिर यदि आप पढ़ सकते हैं तो जो बीए लेवल पे अपनी टेक्स्ट बुक चलती हैं, चाहे वो कोई भी हो, मैं हर सब्जेक्ट का अलग अलग एक पोस्ट के माध्यम से बता दूंगा कि ये किताबें आपको पढ़नी चाहिए, हर सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट हैं उनसे पूछ के तो अलग से बता दूंगा। प्लस इसमें 10% आईसीटी पेडागोजी के आएंगे, तो वो अपनी साइकोलॉजी की आएगी, तो वो देख लीजिएगा, अपडेट एडिशन आ जाएगा सितंबर लास्ट में। 140% सब्जेक्ट के हैं, इसमें पी वाई क्यू स्पेशली 5 साल के जरूर ढंग से एनालिसिस कर लें, टॉपिक वाइज एनालिसिस करें। और 11-12 से स्टार्ट करते हुए यहाँ पे एक अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना सब्जेक्ट की, जो संबंधित टीचर सच में खुद पेपर बनाता हो, साथ साथ में भी कर लेना, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और कोशिश करें कि इसमें इस बार लीड लेने की कोशिश करें। मान लो 40% वाला एग्रीगेट वाला बन जाता है, लगता नहीं बट फिर भी संभावनाएं रहेंगी, तो आपको सब्जेक्ट पे ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान दोनों पे देना पड़ेगा, बैलेंस दोनों में बनाना पड़ेगा, लेकिन मेहनत थोड़ी सी और अच्छी करनी पड़ेगी। मैं आज भी ये कहता हूँ, स्कूल व्याख्याता बाकी भर्तियों की अपेक्षा ज़्यादा आसान है। तो मेरी तरफ से ये स्ट्रेटजी थी, और इस बार एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ। सक्सेस का तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बट इस सिस्टम पे काम करेंगे कि कंप्लीटली मजा आए, मतलब व्यक्तिगत काउंसलिंग हो, एक प्रकार से कोचिंग नहीं, दिशा किताबें नहीं, सिस्टम मोटिवेशन नहीं, माइक्रो एनालिसिस, ये इसकी थीम है। प्रकृति पथ जोड़ा हमने, व्यक्तिगत मार्ग व्यक्तिगत सफलता, हर बच्चा डिफरेंट है, तो उसका अपना रूटीन होगा। केवल गाइड करूंगा क्या चीजें कैसे पढ़नी है, वीकली क्या चीजें कहाँ कमियां रहेगी, कैसे कवर करना है। इसका हम एक फीस रखेंगे, क्योंकि बिना फीस के आपको पता है ना आप में मोटिवेशन रहता ना मेरे में, क्योंकि फ्री कुछ होता ही नहीं है। मैं कह दूं मैं फ्री में आऊंगा, कुछ नहीं होता है, आप इंटरेस्ट नहीं लोगे। तो बेटर ये एक प्रोग्राम हम स्टार्ट कर रहे हैं, मेंटरशिप स्पेशली ग्रेड फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। इसे माइक्रो एनालिसिस बेसिस होगा, कि हर बच्चे का एक माइक्रो एनालिसिस होगा, कहाँ गलतियां कर रहा है, क्या कमियां कर रहा है। तो इसको जल्दी मैं लॉन्च करूंगा, तो आप खुद भी कर सकते हैं, जरूरत नहीं है इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने की, क्योंकि बच्चे को हर को खुद को करना है। तो बेटर ये है कि इस बार मैं चाहता हूँ स्कूल व्याख्याता 2027 को एक अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। आप सीरियसली इस प्रोग्राम पे काम करें, खुद पे काम करें, मेहनत खुद की काम आएगी, सपने खुद के काम आएंगे, दिशा खुद की काम आएगी। थैंक यू वेरी मच।